कि हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो जो जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, जिस जगह पर अपना मूवमेंट चला रहे हैं, तो वहाँ के लोग तो शिक्षित हैं, मेरे समझ में आ रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति हम आज हमारा शिक्षा का स्तर है, मानी वो शिक्षित की बात जो आप कह रहे हैं, मैं एक शिक्षक के स्तर की बात कर रहा हूँ। तो जो हमारे समाज का जो शिक्षा का स्तर है, तो हो सकता है कि वो बहुत महंगा हो चुका है। और यहाँ पर और इसके चलिए इसके बारे में हम थोड़ा और आगे की चर्चा करेंगे आपसे। बाकी इस जगह पर जो हमारा मेन पॉइंट जा रहा है कि यहाँ पर आप जो आए हैं, तो ये कौन सा कार्य हमारे समाज को और कौन सा ऐसा लाभ हमारे साथ हमारे समाज को इस जो गरीब शोषित वंचित लोगों के बीच में आज जो आए हुए हैं, तो मैं इसके लिए बहुत बड़ा आपको धन्यवाद करूंगा। तो आपके माध्यम से इन लोगों को आपको क्या लाभ मिलने वाला है, आप ये बात। नमस्कार साथियों, नमस्कार। आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, जिस बोर्ड में लिखा है दत्तोपंत ठेंगरी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड। ये क्या है, इसके क्या मायने हैं, तो हमारे ये साहब लोग बैठे हुए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये जागरूकता सह पंजीकरण शिविर है। तो ये पंजीकरण शिविर का मतलब क्या है, जागरूकता सह क्या है, और भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे क्षेत्रीय निदेशालय कानपुर। तो ये इसमें तमाम ऐसे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं और ये साहब लोग कुछ कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी चाहेंगे। तो सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिएगा। मैं भानु प्रताप सिंह, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दत्तोपंत ठेंगरी, ब्लॉक घाटमपुर में सरकार द्वारा जो सरकार की विभिन्न स्कीमें, सरकारी योजनाओं के लोगों को लगा करके जानकारी देना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। चलिए सर अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम कोमल सिंह ठाकुर है। मैं राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा विकास बोर्ड में शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और उत्तर प्रदेश में पिछले 12 महीना से ज़्यादा हो गया मेरा ट्रांसफर हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ से रायपुर से ट्रांसफर होकर यहाँ पे आया हूँ और मैं घाटमपुर में लगभग 12 जिले में मेरे क्षेत्र के लिए ऐसे कार्यक्रम चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मैं आपको भी परिचय जानूंगा। जी, मेरा नाम अमरूद सिंह है और मैं भारत के साथ पहले करके और मैं सहायक के अपना काम कर रहा हूँ, मैं हेल्प करता हूँ, ये मेरा परिचय है। अच्छा, तो मैं सर ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपके बोर्ड में लिखा है दत्तोपंत ठेंगरी, तो ये पहले बात तो ये भाषा ही दूसरी है, कुछ हिंदी भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो लोग इसको जब पढ़ते हैं दत्तोपंत ठेंगरी तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ जानने की जिज्ञासा हुआ करती है कि हम इसके बारे में भी कुछ जानें। और जब वो हेडिंग पढ़ते हैं तो वो लोग पूछते होंगे या अपने अंदर ख्याल पैदा करते होंगे कि ये दत्तोपंत ठेंगरी क्या भला है। तो सर इसके बारे में केवल इतना आप बताइए, दत्तोपंत ठेंगरी क्या होता है। श्रम के बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े नेतृत्व करता थे। उन्होंने भारतीय मजदूर संघ और राष्ट्रीय संघ ऐसे बहुत सारे मजदूर यूनियन की स्थापना कर दी। आज वो बेसिकली नागपुर के थे और उन्होंने श्रम संघ में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत सरकार ने उनके सम्मान के लिए और उनका नाम इस शिक्षा विभाग में उनके नाम सामने में रखा है ताकि लोगों को उनके योगदान पर याद किया जाए। अच्छा, तो दत्तोपंत ये ठेंगरी एक किसी व्यक्ति का नाम है? व्यक्ति का नाम है और जो नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उन्होंने मजदूर संघ, भारतीय किसान मजदूर संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, संगठन में बहुमूल्य योगदान दिया, श्रम संघ के फील्ड में। अच्छा, तो ये बताइए सर, और आप इधर आइए अभी, आप पूछे मतलब क्योंकि ये माइक होता है, ये इसको थोड़ी आवाज चाहिए। हम जब तेज आवाज से इससे बात करेंगे तो ये कहीं तक जो तो इसकी वॉइस ऐसे ही बन पाती है। तो चूंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आप पहली बार किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इंटरव्यू में कभी भी किसी से भी बात करेंगे तो चूंकि ये माइक जो तो ऐसे होते हैं कि केवल वॉइस पकड़ करके देते हैं, वॉइस निकालते नहीं हैं। ये मेमोरी को केवल वॉइस भेजते हैं, तो इन्हें वॉइस चाहिए, इनको आवाज चाहिए, है ना। तो इनको जो हम थोड़ी खुली आवाज पर बात करेंगे
तो ये फिर जो तो मेमोरी को वॉइस देता है। ठीक है। तो हम ये सबसे पहले तो ये हमारे समझ में आया कि दत्तोपंत ठेंगरी एक कोई महान व्यक्ति थे जी। जिनके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उनके नाम पर ही चलाया जा रहा है। अच्छा, तो ये जो राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, इसका मतलब आप बताइए क्या होता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने 1958 16 सितंबर 1958 के जो श्रमिक वर्ग है, श्रमिक वर्ग जो है 3 प्रकार के श्रमिक वर्ग होते हैं, संगठित, असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र। जो इंडस्ट्री में काम करते हैं संगठित क्षेत्र के श्रमिक, और जो ग्रामीण क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, ईंट भट्टे में काम करते हैं, भवन निर्माण में काम करते हैं, ये असंगठित श्रमिक होते हैं। इन सारे श्रमिकों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए, उनको तैयार करने के लिए, समाज कल्याण की जानकारी देने के लिए और उनको शिक्षित करने के लिए भारत सरकार ने 16 सितंबर 1958 को एक संस्था का निर्माण किया, जिसका नाम है, पहले केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड इस संस्था का नाम था, और पिछले 4-5 सालों से पहले इस संस्था का नाम राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा विकास बोर्ड कर दिया गया। इसका मेन उद्देश्य है कि हम श्रमिकों के बीच में जाके उनको उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, उनको जवाबदेही बनाना, और एक समाज में और एक इंडस्ट्री में, एक उद्योग में उनकी भूमिका को कि जो सजग रूप है उनको तैयार करना इसका उद्देश्य है। अच्छा, तो ये हमारा जो जैसे आपने कहा है कि लोगों को शिक्षित करना, तो मतलब केवल जो शिक्षित शब्द है तो इसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? आप इसे जो आपकी जो संगठन जो आपका चल रहा है, जो भी आपका मूवमेंट चल रहा है, तो इसको शिक्षा जो शब्द आपने लिया, इसको किस तरह से आप इस जगह पर इसको महसूस करते हैं और किस तरह से आप इसको कहाँ पर लगा कर रहे हैं, इसको कैसे सेट कर रहे हैं शिक्षा शब्द को? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया कि शिक्षा वैसे सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही शिक्षित नहीं कहा जा सकता। जैसे कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो शिक्षित बनने का मतलब ये होता है कि आप पूरी रूप से सजग रहें, जागरूक रहें और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझें। समझदार होना ही शिक्षित होना होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि शिक्षा होने के बाद भी कुछ भी अलूल-जलूल बात करते हैं, सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं, समाज में अच्छे रहन-सहन नहीं करते हैं, तो उनको शिक्षित नहीं कहा जा सकता। तो शिक्षित बनने का मतलब ये होता है कि आप अपने लोगों को संगठित करना, जैसे बाबा साहब कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो। जब तक आप शिक्षित नहीं बनेंगे, तब तक आप संगठित नहीं हो पाएंगे, और जब तक आप संगठित नहीं होंगे, तब तक आप संघर्ष नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, आपको जीवन में किसी भी फील्ड में कुछ भी चीज़ हासिल नहीं होगी। अच्छा, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, जिस जगह पर अपना मूवमेंट चला रहे हैं, तो वहाँ के लोग तो शिक्षित हैं, मेरे समझ में आ रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति हम आज जो हमारा शिक्षा का स्तर है, मानी वो शिक्षित की बात, जो आप कह रहे हैं, मैं एक शिक्षक के स्तर की बात कर रहा हूँ, तो जो हमारे समाज का जो शिक्षा का स्तर है, तो हो सकता है कि वो बहुत महंगा हो चुका है, और यहाँ पर और इसके बारे में हम थोड़ा और आगे की चर्चा करेंगे आपसे। बाकी इस जगह पर जो हमारा मेन पॉइंट जा रहा है कि यहाँ पर आप जो आए हैं, तो ये कौन सा कार्य हमारे समाज को और कौन सा ऐसा लाभ हमारे समाज को, इस जो गरीब शोषित वंचित लोगों के बीच में आज जो आए हुए हैं, तो मैं इसके लिए बहुत बड़ा आपको धन्यवाद करूंगा। तो आपके माध्यम से इन लोगों को आपको क्या लाभ मिलने वाला है, आप ये बात बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जैसे कि क्या होता है कि गांव के लोगों को सरकार की बहुत सारी योजनाओं की जानकारी नहीं रहती। शिक्षित हैं, वो लोग सब जानकारी रखते हैं, लेकिन सरकार ने सोचा कि भाई देखिए कि आज हम उन तक, गरीब और शोषित लोगों के पास, दलित लोगों के पास, उन तक गांव-गांव में पहुँच कर, आज जैसे कि आपने कहा कुतुबुद्दीनपुर, घाटमपुर का एक छोटा सा गांव है कुतुबुद्दीनपुर, और यहाँ पे हम जो है एक बस्ती में हमने एक कार्यक्रम लगाया है। तो इसका ये हमारा यही मकसद रहता है कि जैसे अभी सरकार आभा कार्ड बनवा रही है, तो ये आयुष्मान से रिलेटेड आभा कार्ड है, और आभा कार्ड के माध्यम से डॉक्टरों की जानकारी, उनको ट्रीटमेंट की जानकारी, बहुत सारी जानकारी सब लोगों को मिलेगी। तो हम निःशुल्क रूप में सरकार की तरफ से आभा कार्ड बना रहे हैं। अच्छा, तो जो आभा कार्ड आप बना रहे हैं, तो जैसे हमारा कोई बीमार होता है, फिर वो अस्पताल जाएगा, तो आभा कार्ड जब हम अस्पताल में उसको लगाएंगे, तो उसे क्या हमको बेनिफिट मिलेगा? देखिए, आयुष्मान कार्ड जो होता है, सरकार में 5 लाख की सुविधाएं होती है आयुष्मान में, उनका स्वास्थ्य के बारे में उनको ये होती है, ट्रीटमेंट के बारे में होता है। तो उसी के साथ साथ ये आभा कार्ड उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये रहता है कि उनका एक किस्म का अकाउंट है कि हमने कितना उसमें खर्चा किया है, कितना उसको लाभ मिलेगा, क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ है, कौन से डॉक्टर उसके एक्सपर्ट हैं,
कब कब इसका ट्रीटमेंट हुआ, तो ये आभा कार्ड इसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आयुष्मान का। अच्छा, जो आभा कार्ड आप बनाते हैं तो इसकी कोई आयु सीमा की लिमिट होती है कि अनलिमिटेड होता है, किस उम्र से बनता है, किस साल होता है? नहीं, इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। जैसे आयुष्मान कार्ड बन रहा है वैसे ही आभा कार्ड बन रहा है। और साथ में हम गांव के बच्चों के लिए, जो शिक्षित बच्चे हैं उनके लिए एक NCS पोर्टल है भारत सरकार का, नेशनल कैरियर सर्विस। इसमें उनका रजिस्ट्रेशन करने से उनको जो भी गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी, प्राइवेट सर्विस रहेगी, जो भी नोटिफिकेशन होगा उनको उस बच्चे को ईमेल के द्वारा, उनके मेल आईडी के द्वारा या उनके व्हाट्सएप के द्वारा उनको मैसेज मिलते रहेगा। इसलिए सरकार ने NCS पोर्टल बनाया है और उसमें हम निःशुल्क रूप से यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। अच्छा, तो आप निःशुल्क करें या शुल्क करें, बाकी जो हमारे यहाँ का जो पढ़ा लिखा जो शिक्षित लोग हैं, जो हमारा नवयुवा वर्ग का व्यक्ति जो नौकरी चाहता है, सर्विस चाहता है, तो गवर्नमेंट सर्विस तो दे नहीं पा रही है, क्योंकि ये खुली किताब है। तो कोई हर नवयुवा वर्ग से पूछिए, इतना व्यक्ति हमारा बेरोजगार घूम रहा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारा घूम रहा है, और वो जो पेपर देने के लिए जाता है तो उसका पेपर भी आउट कर दिया जाता है और उसकी वैकेंसियां भी रद्द कर दी जाती है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ये देख रहा हूँ, मैं चूंकि जमीनी स्तर पर मैं भी रह रहा हूँ और मैं जमीनी स्तर पर काम करता हूँ। मैं कोई बड़ा ऑफिशियल पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक बिल्कुल गरीब, शोषित, दलित, वंचित, दबे कुचले लोगों के बीच में जाने वाला व्यक्ति हूँ। तो यहाँ व्यक्ति क्या करता है, मजदूरी मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाता है और उसको नौकरियां मिल नहीं पा रही हैं। तो ये फाउंडेशन बनाने से आपको क्या मिलेगा, बताइए। नहीं, देखिए, आपकी जो धारणा है सरकार के बारे में, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि चुनौतियाँ सब जगह है, सब फील्ड में है और लोगों को अवसर भी मिल रहा है। दोनों बातें हैं, चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटी भी है। तो अगर सही तरीके से पढ़ा है, सही कोर्स लेके पढ़ा है, सही में उसको जानकारी, जनरल नॉलेज अच्छी है, कोचिंग अच्छी है, क्योंकि सरकार सारी सुविधाएं दे रही है आपको पढ़ने के लिए, तो अच्छे प्लेटफॉर्म में जाने से सारे बच्चों को सर्विस भी मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज हमारे पास कार्य नहीं है, काम नहीं है और हम सब लोग खाली घूम रहे हैं, तो है ना। अभी जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, पढ़ाई की सुविधा होने से पढ़ाई के स्तर भी बढ़ रहा है, तो पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कंपटीशन तो हो गए, हर फील्ड में कंपटीशन। बिना कंपटीशन के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हम बच्चों को ऐसे बनाएं, कम्पीट करने के लिए उनको सक्षम बनाएं, ठीक है ना। तो हमारा मकसद ये है कि हम बच्चों को सक्षम बनाएं, शिक्षित बनाएं, और हम जो है इस कार्यालय के माध्यम से उसको सही रास्ते दिखाते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ कैसे वैकेंसी मिलेगी। जैसे कि अभी कानपुर में है एक SC/ST के लिए, विकलांग लोगों के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो NCSC कहलाता है, वो भी दादा नगर में। तो अगर मान लो उसकी जानकारी नहीं बचे कि हमको कहाँ जाने से क्या मिलेगा, तो फिर वो कहाँ ढूंढते रह जाएगा। इसलिए हम उनको जाके सही रास्ता दिखाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने जानकारी दिया, तो हमारे जितने भी व्यूअर्स लोग हैं, हमारा सतमारा राइट नंबर चैनल है ये, और हमारे 2 चैनल चलते हैं, एक सतमारा रॉन्ग नंबर है और एक सतमारा राइट नंबर है। तो इसी तरह से हम तमाम सारी जानकारियाँ और अपने जो हमारा जो बहुजन समाज है और जो अनजाने लोग हैं जिनको इतिहास नहीं मालूम, तो मैं अपना इतिहास और शिक्षा के मामले में मैं ज़्यादातर इस तरह से ये वीडियो बनाता रहता हूँ और लोगों तक ये पोस्टें भेजता रहता हूँ। लोग बढ़िया देखते भी हैं और ये हमारे जो व्यूअर्स लोग हैं तो ये हमें बहुत चाहते हैं, और इन्होंने जो हमारे फाउंडेशन को जो आगे बढ़ाया, फाउंडेशन के मतलब हमारे चैनल को इतना आगे बढ़ाया, इसके लिए मैं अपने व्यूअर्स लोगों को सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग जो मेरे यहाँ आए, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको, लालचंद जी को आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो है इंटरेस्ट लेकर इस कार्यक्रम को, भारत सरकार के इस कार्यक्रम को अपने चैनल में और प्रचार प्रसार करने के लिए हमें आमंत्रित किया। और बहुत ध्यान से मैं अपने व्यूअर्स जो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस चैनल को ज़्यादा बोलिए सतमारा राइट नंबर को सब्सक्राइब। हाँ, यस। देखिए, राइट और रॉन्ग 2 चीज़ें हैं, सही और गलत। एक तो सकारात्मक सोच है, एक नकारात्मक सोच। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी सोच को बदलिए। आप नज़रें बदलें तो नज़ारे बदल जाएंगी, दृष्टि बदले तो सृष्टि बदल जाएगी, और सोच बदलेंगे तो आपके सितारे बदल जाएंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप राइट जो चैनल है, इन्होंने भाई साहब ने जैसे बताया, लालचंद जी, सतमार्ग राइट चैनल, इसे ही आप ध्यान दीजिए ताकि आप सही मार्ग में जा सकें और आप तरक्की कर सकें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर।
मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सतमार्ग राइट चैनल आपका चल रहा है, राइट नंबर। हाँ राइट नंबर जो चल रहा है, आप एकदम जमीन पे जाकर के काम कर रहे हैं, जो कि व्यक्ति केवल सड़कों तक सीमित रहता है, गांव में नहीं घुसता है। जो व्यक्ति वो चीज़ असली में जिनको मिलनी चाहिए उस चीज़ को नहीं उछाल पा रहे हैं, जिनकी असली समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं को यहाँ गांव से ले जा करके दूर दूर तक पहुँचाने का काम करते हैं। ये बहुत ही आपका अच्छा कार्यक्रम है और इसके लिए हम आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं और आशा करते हैं कि आपका ये चैनल शीघ्र से शीघ्र आगे से आगे बढ़ जाए, जिससे जो गरीब शोषित जैसा आपने बताया उनकी आवाज़ को आप बुलंद करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को निराकरण करना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम यही चाहेंगे कि आपने अपने चैनल में हम लोगों को बुलाया, आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभारी हैं। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे परम आदरणीय अनिरुद्ध जी भी बैठे हुए हैं, तो इनसे भी हम 2 शब्द लेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो आपका जागरूकता सह पंजीकरण शिविर जो चल रहा है, तो इसकी क्षेत्र सीमा आप बताएंगे सर कितनी है और कहाँ कहाँ तक आप इसको विस्तार कर सकते हैं और कहाँ तक लोग इसको पहुँचना चाहिए, इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दे दीजिए और आगे बढ़िए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने सुना, इस कार्य को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए मैं सर्वप्रथम इस दत्तोपंत ठेंगड़ी के जो कानपुर सेंटर है, वहाँ के डायरेक्टर माननीय कोमल सिंह ठाकुर जी को मैं हृदय से अभिवादन करते हुए ये कहूँगा कि जो सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको लेकर के अब गांव तक एक गरीब तबके तक पहुंचा करके उनको लाभ दिलाने के जो काम कर रहे हैं, तो उनको धन्यवाद दूंगा। और यही कहूँगा कि हर व्यक्ति को जानकारी मिलते ही आना चाहिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, जिससे उनको लाभ मिलते हैं। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे जितने साथी लोग हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो ये दत्तोपंत ठेंगड़ी जो ये इनका कार्यक्रम चल रहा है, तो हमारे जितने भी वीर लोग हैं, अगर उनके सामने या कहीं पर अगर इनका ये अगर इस तरह से बोर्ड लगा मिल जाए, अगर ये कार्यक्रम चल रहा हो, तो इसको इग्नोर न करें और इनके पास में जाएं और इनसे मशवरा लें, इनसे सलाह लें। और जो भी सरकारी जो इनकी जो लाभ दे रही है हमारी सरकार, इनके द्वारा आप लोग उस लाभ को पाने का काम करें। इसी के साथ में साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मोहम्मद।